इतने भी इंपॉर्टेंट हमारे जो केमिस्ट्री में पूछता है, यानी हमारा अभिक्रियाएं पूछता है, चाहे हमारा टिप्पणी पूछता है, जैसे संकलन अभिक्रिया पूछता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पूछता है, दहन पूछता है, ऑक्सीकरण पूछता है, हाइड्रोजनीकरण पूछता है, इन सभी प्रकार के मोस्ट हमारा 5-6 मैंने क्या किया, टिप्पणी ले लिया है। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं कि लास्ट वाला जो मैंने 3 लिया है, जो स्थापनीकरण है, आपका किंडवन है और एष्टीकरण है, उसको जरूर देखिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और उन्हें उस चीज़ों को लोग समझ नहीं पाते। तो बिल्कुल आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यदि आप ध्यान से देख लेते हैं तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, एक एक मैं उदाहरण के साथ आपको बताऊंगा ताकि इजीली आपको पूरा का पूरा नंबर सके। और यहाँ पे भी स्टूडेंट एक और जानकारी मैं दे दूं कि मैं डेली लाइव क्लासेस चलाता हूँ, मैथ का, साइंस का बिल्कुल धुआंधार क्लास चलाया जा रहा है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, काफी लोग 7-8 हजार लोग क्या कर रहे हैं, इसका लाभ ले रहे हैं, बिल्कुल फ्री क्लास है। चलिए स्टूडेंट, आपको पाना है, अगर 4 से 6 नंबर आप पाना चाहते हैं, जैसे देखिएगा ये जो प्रश्न होता है टिप्पणी वाला, यहां भी पूछा जा सकता है 4 नंबर में, या आपसे लास्ट में भी पूछा जा सकता है, तो काफी अच्छे ये नंबर दिलाते हैं और बहुत आसानी से मैं बताऊंगा, सरल भाषा में बताऊंगा ताकि आपको इजीली याद हो सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे टिप्पणी। ये बता रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त यौगिक किसी अन्य पदार्थ के साथ जुड़कर एकल उत्पाद देते हैं, संकलन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे एक पॉइंट आ गया है, यहाँ पे देखिए असंतृप्त यौगिक और संतृप्त यौगिक। यहाँ पे देखिएगा मैं बता दूं कि संतृप्त और असंतृप्त में अंतर है, अगर इस चीज को नहीं समझेंगे तो काफी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एथेन होता है, मेथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है। जैसे हमारा एल्केन समूह वाले जो मतलब यौगिक होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। यहाँ पे मैंने पूरा लाइव क्लास में भी बताया था ये चीजें, आप लाइव क्लास का वीडियो देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। यहाँ पे जो इसमें सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, उन्हीं को हम लोग कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त का मतलब होता है जिसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसको हम लोग कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसके बारे में आसानी से आप लोग समझ गए, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है। और मैं यहाँ पे ऐसा बताऊंगा कि आप 2-3 दिन में इसको तैयार कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ये 4 से आपको 6 नंबर इजीली दिला सकता है। समझ गए कि वह क्रिया जिसमें असंतृप्त यौगिक किसी अन्य पदार्थ के साथ जुड़कर एकल उत्पाद देता है, संकलन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ पे देखिएगा इसका उदाहरण आप ये भी लिख सकते हैं, या सिंपल भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये भी लिख सकते हैं, सिंपल उदाहरण भी लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जिसमें क्या हो, जो हमारा ये देखिएगा इधर जो हमारा होता है यानी बाएं तरफ जो होता है यह अभिकारक कहलाता है, और क्रिया करके जो बनाता है वो हमारा क्या होता है, उत्पाद होता है। जैसे यहाँ पे एथीन हमारा क्या है, अभिकारक है, एथेन हमारा क्या है, यहाँ पे उत्पाद है। तो कहने का मतलब यह है, यहाँ पे योगात्मक का मतलब होता है जोड़ना। जैसे देखिए 2 अभिकारक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये दोनों मिल के हमारा क्या कर एकल उत्पाद बना रहे हैं। ये हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसी को लिख सकते हैं C2H6 भी लिखा जा सकता है, इसी को हम लोग लिख सकते हैं C2H6। तो ये एथेन का निर्माण कर रहे हैं, तो ये अभिकारक 2 है, उत्पाद हमें एकल मिल रहा है। उसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं C+O2 गिव्स CO2, तो यहाँ भी क्या है, अभिकारक 2 है और उत्पाद हमारा क्या हो रहा है, एक ही हो रहा है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, योगात्मक क्रिया कहते हैं। लेकिन देखिएगा ये जो उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, ये योगात्मक के लिए भी काम करेगा और ये हमारा संकलन अभिक्रिया के लिए काम करेगा। और अब समझ लीजिए यहाँ पे ये जो उदाहरण है हमारा हाइड्रोजनीकरण के लिए भी काम करता है। तो यहाँ पे सिंपली अगर आपसे हाइड्रोजनीकरण पूछता है तो उसको भी हम आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अभी इस समीकरण को मैं समझाऊंगा। ये कह रहा है निकिल या PD उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन से क्रिया कराकर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलना हाइड्रोजनीकरण कराता है। बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। असंतृप्त का मैंने बता दिया, जिसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है। संतृप्त का मतलब होता है जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पे एथिन लिखा गया। एथिन का जो हमारा सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है, यानी अगर कार्बन की संख्या 2 है तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा 2 कार्बन है और यहाँ पे क्या है, 4 हाइड्रोजन, यानी इसको हम सिंपली बोल सकते हैं C2H4। तो C2H4 को हम लोग एथिन कहते हैं और ये क्या होता है, एल्किन समूह का होता है। तो यहाँ पे देखिए इसी को हम लोग कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। भैया जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है वो हमारा क्या होता है, असंतृप्त होता है, और जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है वो हमारा क्या होता है, संतृप्त होता है। इजीली इस चीज को समझ रहे हैं। अगर इस चीज को समझ रहे हैं तो यहाँ पे 3 चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। योगात्मक अभिक्रिया आएगा तब भी लिख लेंगे, संकलन आएगा तब भी लिख लेंगे, और हाइड्रोजनीकरण आ जाएगा तब भी लिख लेंगे। तो मैं बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे टिप्पणी बताऊंगा, एक में 2-2, 3-3 मैं टिप्पणी बताऊंगा ताकि आपको इजीली याद हो सके। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज आपसे बोलना चाहूंगा कि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है, मटेरियल को ढूंढना पड़ता है और काफी परिश्रम करना पड़ता है। तो प्लीज एक बार सपोर्ट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
क्योंकि मैं फ्री में 2 से 3 घंटे का लाइव क्लास चलाता हूं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे मिल जाएगा 8 से 9 हज़ार लोग क्या करें इसका लाभ उठा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक बार लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, अगर आपको अच्छा कंटेंट लगेगा तो आप जरूर करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, समझ गए ना, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये डबल बॉन्ड वाला एथीन है। जब हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो ये क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड में टूट जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जब हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है निकिल की उपस्थिति में तो ये क्या हो रहा है, हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में टूट जा रहा है। तो इसी क्रिया को हम लोग हाइड्रोजनीकरण भी बोल सकते हैं, इसी को हम लोग योगात्मक अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, या इसी को हम लोग अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट होता है, तीनों में से कोई भी हमारे एग्जाम में आ सकता है। इस समीकरण को आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल चाहे तो लिख सकते हैं C2H4 + H2 गिव्स C2H6, ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। संरचना सूत्र के रूप में लिखा गया है, इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में बताया है। तो इजीली आप मेरे प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहां पे काफी चीजें आपको मिल। आशा है कि यहाँ पे आपको योगात्मक अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया और हाइड्रोजनीकरण समझ में आ गया होगा। परिभाषा आएगा तो इजीली लिख देंगे, आप याद कर लीजिएगा। सिर्फ C2H4 + H2 गिव्स C2H6, सिंपल भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जब भी ऐसे टिप्पणी लिखने के लिए दे तो आपको क्या करना, वहां पे उदाहरण भी लिखना पड़ेगा। तो मैं बिल्कुल आसानी से बताऊंगा ताकि आपको इजीली सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाए। क्लियर हो गया? अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप लिख लेंगे कि नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप टॉप करना चाहते हैं तो जो मैंने 3 पार्ट में बनाया है मॉडल पेपर वायरल, उसको जरूर देखेगा। और यहाँ पे धुआंधार क्लास चलेगा गणित का, क्योंकि मैं लाइव क्लासेज लेता हूं 2 से 3 घंटे का, तो उसका लाभ जरूर उठाइए। और मेरे ग्रुप से अगर नहीं जुड़े हैं तो एक बार जरूर जुड़िएगा। तो चलिए देखते हैं अगला कौन सा टिप्पणी है और उसके बारे में हम लोग क्या लिखेंगे। तो देखिए सुना, जो अगला बहुत इंपॉर्टेंट हमसे लगातार पूछा जाता है कि समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देखिए बताइए। या हमसे पूछ सकता है कि समजातीय श्रेणी पे क्या कीजिए, टिप्पणी लिखिए। तो बहुत आसान इसका परिभाषा, मैं यहाँ पे 2 परिभाषा बताऊंगा, जो आपको आसान लगेगा उसको आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे बता रहा है कि एक सामान्य सूत्र के कार्बनिक यौगिकों को उनके अणुभारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी समजातीय श्रेणी कहलाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि हर एक समूह का क्या होता है, अपना एक क्या होता है वहां पे सामान्य सूत्र होता है। जैसे एल्केन का हमारा होता है CnH2n+2, एल्किन का होता है CnH2n, और जो एल्काइन होता है उसका होता है CnH2n-2, ठीक है ना। तो वहां पे जब मान को रखेंगे तो इजीली आपका जो मान निकलता है, जैसे मान लीजिए एल्केन समूह के जो तत्व होते हैं, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। और यहाँ पे जब n क्या होता है, कार्बन परमाणु की संख्या, जब n का मान 1 रखेंगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे C का मान तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 एकम 2 दूध चाहिए, यानी CH4 जिसको हम लोग मेथेन कहते हैं। फिर हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो हमारा C2H6 मिलेगा। यहाँ पे n की जगह पे 3 रखेंगे तो C3H8 मिलेगा। इस तरह से करके मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन इत्यादि मिलते रहते हैं। और यहाँ पे देखिएगा ये जो भी है बढ़ते हुए अणुभारों के क्रम में, देख रहे हैं यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो जाए। इस तरह से रखेंगे तो आपका बढ़ता जाता है। तो आप कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं, एल्केन का लिख सकते हैं, एल्काइन का लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं एल्कीन का लिख सकते हैं, हैलोजन परिवार का लिख सकते हैं, आप एल्कोहल का लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैंने नोट भी कुछ लिखा है, इसको भी देख लीजिए। कह रहा है इनमें 2 निकट सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं CH2 का अंतर मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे CH4 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है। यहाँ पे देखिए कार्बन 2 हो गया है और यहाँ पे हाइड्रोजन 6 हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा ये यहाँ पे CH2 का अंतर हो रहा है कि नहीं, CH2 का अंतर आप लोग इजीली दिखाई दे रहा है। अगर किसी तरह का डाउट हो जाता है मेरा लाइव सेक्शन में आइए, आप लोग वहां पे अपने प्रॉब्लम को शेयर कीजिए, मैं उसका सोल्यूशन जरूर करूंगा। 8 से 9 हज़ार लोग क्या करें, फ्री में लाइव क्लासेस ले रहे हैं। 2 से 3 घंटे का मैं क्या करता हूँ, लाइव क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ। गणित का बहुत शानदार मैं लाइव क्लास चलाने वाला हूँ, नंबर मिल जाएगा जिससे इजीली क्या कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम का शेयर करेंगे, वहां पे मैं आपका सोल्यूशन कर दूंगा। देखिएगा यहाँ पे एक और परिभाषा इसके लिए है, तो इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक और परिभाषा मैं बता देता हूं। देखिए समजातीय श्रेणी की एक और परिभाषा है कि कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं तथा उसके सदस्यों को समजात कहते हैं। यहाँ पे जैसे एल्कोहल समूह का उदाहरण आप लिख सकते हैं, जैसे CH3OH, CH3CH2OH, इसमें H को भी लिख सकते हैं, एल्केन का भी लिख सकते हैं, एल्काइन का भी लिख सकते हैं। तो दोनों परिभाषाएं मैंने आपको दिखा दिया, जो आपको उचित लगेगा उसको आप लोग लिख लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट हम देखते हैं आगे कौन सा टिप्पणी है और उसका हम लोग क्या परिभाषा लिखते हैं। तो देखिए अगला जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है दहन होता है। दहन बहुत बारी पूछा जाता है, इसका परिभाषा बहुत आसान है और इसका समीकरण भी आसान है, इजीली इसको याद कर लेंगे। यहाँ पे कुछ नोट लिखा है मैंने, उस नोट को जरूर ध्यान से देखिएगा। अगर उस नोट को लिखते हैं तो काफी अच्छा आप क्या कर सकते हैं, एग्जामिनर के प्रति अट्रैक्शन दिखा सकते हैं और बिल्कुल खुश होकर आपको 70 में 70 नंबर भी दे सकता है। क्योंकि मैं बहुत अच्छे ढंग से क्या इन चीजों को लिखा हूं, बहुत रिसर्च किया, उसके बाद मैं क्या करता हूं, वीडियो प्रोवाइड करता हूं। तो यहाँ पे देखिए दहन की परिभाषा हम क्या लिखेंगे, दहन का मतलब देखिएगा अधिकांश ईंधन कार्बन
तथा इसके यौगिक होते हैं जिनके वायु में अधिक यानी ऑक्सीजन में जलाने पे प्रचुर मात्रा में उष्मा, प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। जैसे आप कोयला जानते हैं, जब कोयला को जलाया जाता है तो बहुत अधिक मात्रा में क्या करता है, हमें प्रकाश देता है, उष्मा देता है, और उसमें से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इजीली सबको पता है कि कोयला को जो आप जलाएंगे, देखते हैं ना कितना हीट देता है। कोयले पे क्या किया जा सकता है, बहुत सारी चीजें काम में लाया जाता है। कोयला क्या करता है, बहुत अधिक एनर्जी देता है, यानी उष्मा क्या होता है, वो बहुत अधिक देता है। तो परिभाषा बहुत आसान है और जानते हैं जब भी दहन किया जाता है, जलाया जाता है, तो वहां पे ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। बिना ऑक्सीजन के कोई चीज क्या हो सकता है, जल नहीं सकता है। ये क्लियर है। मतलब दहन का मतलब होता है कि यहाँ पे जलाने से मतलब है। दहन का मतलब क्या करना, जलाना। और जलाया किसके मदद से जाता है, तो O2 के यानी ऑक्सीजन की मदद से जलाया जाता है। यहाँ पे इजीली समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जब हम कोयले को यानी कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या होता है, CO2 गैस प्राप्त होता है, उष्मा प्राप्त होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ताप बोल सकते हैं। सिंपल अपने भाषा में ताप बोल सकते हैं, जो गर्मी होता है, हीट होता है, उष्मा निकलता है, और क्या होता है, प्रकाश भी निकलता है। कोयला जो आप देखे ही होंगे जलाते हुए, वहां पे क्या होता है, प्रकाश निकलता ही है, उष्मा निकलता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो धुआं निकलता है वही क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। यहाँ पे इजीली समझ गए। इसी प्रकार जब आप मेथिन को जलाएंगे, मेथिन हमारा क्या होता है, एक यौगिक है, तो मेथिन को जब जलाएंगे तो वो भी ऑक्सीजन की उपस्थिति, तो यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब वाष्प निकलता है, यानी पानी निकलता है, और उष्मा निकलता है, और प्रकाश निकलता है। तो यही इसका सिंपल परिभाषा है। यहाँ पे देखिएगा सभी दहन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती है, यानी देखिएगा अब ऑक्सीकरण की परिभाषा आ जाएगा तो सेम टू सेम क्या कर लिख सकते हैं कि सभी दहन अभिक्रियाएं क्या होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती है। उदाहरण में इसको डाल सकते हैं, इजीली समझ में आ रहा है। यानी जितनी भी दहन अभिक्रिया है वो क्या होती है, ऑक्सीकरण भी होती है। तो आपको एग्जांपल यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं, एक एग्जांपल से बहुत सारी चीजों को मैं क्या करता हूँ, बताता हूँ। लेकिन लास्ट वाला टिप्पणी जरूर देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी मैं मानूंगा कि आपने सपोर्ट किया है, और मैं क्या करूंगा, ऐसी वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। तो बिल्कुल सपोर्ट कीजिए। अगर पसंद आएगा तरीका, अगर ऐसा टिप्पणी आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज एक बार लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। तो मैं क्या करूँ, इसी तरह के कंटेंट आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। और मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा कि 15+ यहाँ पे 11th का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन करिएगा। बिल्कुल लाइव क्लास चलाया जाएगा। आपको जैसे ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाया जाता है, बिल्कुल ऑनलाइन कोचिंग वैसे ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला कौन सा टिप्पणी है और उसके बारे में हम लोग क्या लिखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे सामने अगला जो पूछता है वो पूछता है एस्टीकरण से आप क्या समझते हैं, या हमसे पूछता है कि एस्टीकरण पे टिप्पणी लिखी। तो काफी मतलब आसान है इसको लिखना, और बहुत इंपॉर्टेंट भी। यहाँ पे मैंने नोट लिखा, उस नोट को भी जरूर ध्यान दीजिएगा, और आवश्यकता पड़ेगी तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए या ले लीजिएगा, या वीडियो को डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि कार्बोक्सिल अम्लों की एल्कोहल से अभिक्रिया एस्टीकरण कहलाती है। यहाँ देखिएगा इसका परिभाषा यहीं तक हो गया कि भाई हम क्या करेंगे, जब कार्बोक्सिल अम्लों को एल्कोहल यानी शराब के साथ हम क्या करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे, तो उस क्रिया को हम लोग कहते हैं एस्टीकरण, क्योंकि यहाँ पे एस्टर बनता है। देखिए कह रहा है तथा इस क्रिया से बने उत्पाद को क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा एस्टर यहाँ पे होगा, एस्ट लिखा गया है, ये क्या हो जाएगा, एस्टर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, एथेनॉल है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल्कोहल भी कहते हैं। C2H5OH हमारा क्या है, एल्कोहल है, इसको हम लोग एथेनॉल कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा CH3COOH हमारा क्या होता है, कार्बोक्सिल अम्ल होता है, जिसको हम लोग एसिटिक अम्ल कहते हैं। इसकी क्रिया हम लोग क्या कहते हैं, जब H2SO4 की यानी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो यहाँ पे एस्टर बनता है। यहाँ पे एस्टर की जो हम फार्मूला है C2H5OOCH3 प्लस यहाँ पे क्या होता है, जल बनता है। इजीली यहाँ पे देख सकते हैं, समीकरण आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ नोट भी देख लीजिए, यहाँ पे नोट आप लोग देख लीजिए। नोट बता रहा है कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल तथा एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया कराने पर एथिल एस्टेट तथा जल बनता है। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एस्टीकरण कहते हैं। यानी जहां पे एस्टर का निर्माण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एस्टीकरण कहते हैं। एस्टर मीठी गंध वाला यौगिक होता है। क्लियर है। यहाँ पे एग्जांपल आप लोग समझ सकते हैं, आसानी से यहाँ पे परिभाषा लिख सकते हैं कि भाई हम जब कार्बोक्सिल अम्लों की क्रिया एल्कोहल के साथ कराएंगे तो वहां पे क्या होता है, एस्टर का निर्माण होता है, और इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एस्टीकरण कहते हैं। काफी हद तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब चलिए हम लोग देखते हैं साबुनीकरण क्या होता है और किण्वन। इस वीडियो को देख लेते हैं तो टिप्पणी वाला तो बिल्कुल क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि जो भी आता है 3 टिप्पणी आए, 2 टिप्पणी आए, 4 आए, इसी में से आएगा। इसको छोड़ के कुछ आता ही नहीं। बिल्कुल मैंने रिसर्च किया, उसके बाद इस वीडियो को बनाया। अगर पार्ट 1 का वीडियो, पार्ट 2 का वीडियो वायरल मॉडल पेपर का नहीं देखे तो उसको देख लीजिए, क्योंकि वायरल हुआ है इसका रीजन है, कुछ ना कुछ उसमें कंटेंट है, उस कंटेंट में दम है, तभी वो क्या हुआ है, वायरल हुआ है। तो बिल्कुल उसको देखिए, आप 70 में 70 नंबर पा सकते हैं। और मेरा लाइव क्लास भी ज्वाइन कीजिए। मैं 3 दिन लगातार क्या करूंगा, लाइव क्लासेस चलाऊंगा। एक फिजिक्स का एक दिन चलाऊंगा, फिर केमिस्ट्री का चलाऊंगा, फिर बायोलॉजी का चलाऊंगा। तीनों वहां पे 3-3 घंटे का लाइव क्लासेस मैं चलाता हूं। सारी चीजें वहां पे क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए, मैं उम्मीद करूंगा कि कंटेंट आपको पसंद आएगा। नहीं पसंद आएगा तो एक बार लाइक कीजिएगा। चैनल नया है तो थोड़ा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं भी मोटिवेट हूं और आपको अच्छे अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो चलिए देखते हैं अगला हमारा साबुनीकरण किसे कहते हैं।
तो देखिए इसमें यहाँ पे सावनीकरण दिया है। सावनीकरण काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आपको सिंपल भाषा में यदि मैं बताना चाहूँ तो बता दूं कि साबुन के निर्माण की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सावनीकरण कहते हैं। जैसे इसको थोड़ा सा हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि टिप्पणी आता है तो कम से कम आपको 2-3-4 लाइन तो लिखना ही पड़ता है। यहाँ पे कह रहा है उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिल अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। देखिएगा, ये तेलों वसाओं के तनु NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। इस क्रिया को सावनीकरण कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि साबुन बनाने की जो प्रक्रिया होती है, साबुन बनाने की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सावनीकरण कहते हैं। स्क्रीन पे आपको ये समीकरण दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हैं तो समीकरण को लिख सकते हैं। अगर बोर्ड एग्जाम में आपको याद नहीं है तो बस इतना लिख देंगे, तभी आपको कुछ ना कुछ नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए अगला मोस्ट इंपोर्टेंट होता है हमारा किंडोन। तो चलिए देखते हैं किंडोन के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे। तो देखिए सुना, किंडोन कह रहा है यह एथेनॉल के निर्माण की सबसे पुरानी विधि। एथेनॉल जो मैंने बताया था आपको C2H5OH, तो इसी क्रिया के द्वारा क्या किया जाता है, शराब को बनाया जाता है। यानी जो हमारा अल्कोहल होता है इसी क्रिया द्वारा क्या किया जाता है, बनाया जाता है। कह रहा है कि इस विधि में एथेनॉल के निर्माण शर्करा एवं स्टार्च के किण्वन के द्वारा किया जाता है। यह एक धीमी जैविक क्रिया है, यानी जो क्रिया है यह काफी लंबे समय लेता है। क्या होता है, एथेनॉल यहाँ पे बनता है। मैं यहाँ पे समीकरण भी दिखाऊंगा यहाँ पे कितने प्रोसेस में क्या होता है इसका निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बता रहा है कि यह धीमी प्रक्रिया है। कह रहा है यह क्रिया खमीर या विषाणुओं द्वारा पूर्ण होती है। यहाँ पे एग्जांपल के रूप में समीकरण देख, यहाँ पे देखिए इसका समीकरण आप लोग इजीली याद कर सकते हैं। नहीं तो इसके अलावा मैंने क्या किया, यहाँ पे स्क्रीन पे एक और समीकरण लगा दिया है जो भी लिख सकते हैं। तो मुझे आशा इसमें आपको किंडोन भी समझ में आ गया हो। काफी इंपॉर्टेंट भी, अगर किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट करके इसी वीडियो में बता दीजिएगा। इसी वीडियो में बता देंगे कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आता, ये टिप्पणी नहीं समझ में आया, तो मैं लाइव क्लास में भी क्या करूंगा, उसको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना। तो 2-3 घंटे का मैं डेली लाइव क्लास लेता हूं, तो एक बार ज्वाइन करिए। अगर इसमें कोई भी पॉइंट आपको समझ ना आया, कोई भी टिप्पणी ना समझ में आया, तो मुझे कमेंट करके अभी का अभी बता दीजिए, ताकि 2-3 दिन का जो समय उसमें मैं पूरा का पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट करा सकूं। अगर आपके पास कोई टॉपिक है, विज्ञान हो, मैथ हो या इंग्लिश हो, किसी चीज पर चाहते हैं आप लाइव क्लास लेना, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इस पर भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। अगर ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए तो इस पर मैसेज करिए, मैं ग्रुप में भी क्या करूंगा, आपको ज्वाइन कर दूंगा। तो मुझे आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। वंदे मातरम। 10th में 90.33% आए हैं एंड मैं इसका श्रेय अपने मम्मी पापा, स्कूल के सभी टीचर्स एंड EMS विद अनुराग सर को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हमारी स्टडी को लेकर हमारी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की है। मेरा 10th में 90.33% आया है, जिसका श्रेय मैं अपने माता पिता एंड EMS विद अनुराग सर को देना चाहती हूँ। गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाख कीमती धन भला गुरु है मेरे अनमोल। अनुराग सर से पढ़ के ही पेपर दिया था। तो थैंक यू फॉर अनुराग सर कि आप हर मंथ में कोई ना कोई कंपटीशन ज़रूर कराते हैं, जिससे हम बच्चों का नॉलेज बढ़ता रहता है। और जिन बच्चों ने भी अभी अनुराग सर का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। अगर आपको अच्छी स्टडी